आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है आईवीएफ की दुनिया में। अगर मैं कहूं तो नेपाल में 100 सफल आईवीएफ बेबीज मैम ने ही किए हैं। आईवीएफ क्यों इम्पोर्टेंट? क्योंकि बच्चा पैदा करना हमारा ह्यूमन राइट है और अगर किसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ एक बहुत सरल और आसान उपाय है जिससे कि बहुत सारे कम से कम 15% कपल्स को हम हेल्प कर सकते हैं। मैम ये जो प्रिजर्वेशन है इसका प्रोसेस बेसिकली क्या है? स्पर्म फ्रीज करना बहुत आसान है। सीमेन सैंपल लिया, फ्रीज कर दिया। जब एग फ्रीज करना होता है तो एग बनाने के लिए जो लड़कियां स्पेशली करियर ओरिएंटेड हैं 28 साल के आसपास अपना AMH टेस्ट करा लें ताकि उन्हें ये पता रहे कि रिजर्व कितना है। इसमें उनको थोड़ा सा एक फायदा हो जाएगा कि हाँ उन्हें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करने की जरूरत है या नहीं। एक मूवी आई थी विक्की डोनर, वो स्पर्म डोनेट करता था। क्या ये रियल में होता है? पहले होता था कि एक डोनर जो है वो 25 बार तक सीमेन डोनेट कर सकता था। अब एक ही बार कर सकता है। तो इनफर्टिलिटी क्या रोल निभाती है? अभी क्यों इतने केसेस बढ़ गए? 40% कारण ऐसे हैं जो औरतों में ही होंगे, 40% ऐसे कारण हैं जो पुरुषों में होते हैं और 20% होते हैं जो उनके आपसी कंबाइंड कारण होते हैं। हम ज़्यादातर औरतों को ब्लेम करते हैं कि जी उनकी नली खराब है या उनके अच्छे अंडे नहीं बन रहे हैं। इतने सारे आदमी हैं जिनमें स्पर्म काउंट्स बहुत कम हैं, टाइम से नहीं उठ पाते हैं, रात को लेट सो रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे हैं। इन चीज़ों के इम्पैक्ट भी एग्स पर पड़ते हैं या दोनों पर पड़ते हैं। अब वही चीज़ अगर आप दिन में सो रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं तो वो जो हार्मोन्स हैं उनमें पूरा डिस्टर्बेंस होगा। और इन दोनों प्रोसेसेस का टोटल खर्चा कितना होता है? सो हेलो एंड वेलकम टू TCE द चार्स एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए लेकिन आज जो पॉडकास्ट हम बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं आप सभी के लिए। ये खासकर पॉडकास्ट उन सभी फीमेल्स के लिए है जो बहुत करियर ओरिएंटेड है। ये पॉडकास्ट उन सभी फीमेल्स के लिए है जो अभी बच्चा प्लान कर रहे हैं या आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बच्चे होने में दिक्कत भी हो रही हैं। तो आज इस पॉडकास्ट को मैं चाहूँगा आप सभी बहुत ध्यान से सुने, पूरा सुने ताकि आप हर एक डिटेल को अच्छे से समझ पाएं। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है आईवीएफ की दुनिया में। अगर मैं कहूँ तो नेपाल में 100 सफल आईवीएफ बेबीज मैम ने ही किए हैं और उनको उसके लिए प्राइम मिनिस्टर से, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अवार्ड भी दिया है। साथ में अपने इंडिया में यूपी में भी सबसे पहले अगर आईवीएफ सफल बेबीज अगर हुए हैं तो वो मैम के ही थ्रू हुए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से इनवाइट करते हैं डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा जी को। मैम नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। इट्स आवर ऑनर कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आप हैं क्योंकि हम बहुत ऐसी टॉपिक्स को लेकर के आज बात कर रहे हैं जो बहुत सीरियस टॉपिक है और मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने किस तरीके से इस जर्नी को चूज़ किया और आज आप कहां तक पहुंचे हैं। बहुत मुश्किल सवाल है और बहुत पूरी किताब लिख सकती हूँ उसके ऊपर पर छोटे में बताती हूँ कि एक आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली से हूँ और अपने घर में अकेली डॉक्टर हूँ। क्योंकि हमेशा से ही डॉक्टर ही बनना चाहती थी और उसके लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ी। आसानी से कुछ भी नहीं मिला ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि हाँ जो चाहा वो मेहनत करके पाया एंड उसके लिए भगवान के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि कई बार होता है आप सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। पर मैंने जितना जितना जो सोचा आज तक वो सब कर पाई, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मेरी जो पढ़ाई हुई वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई। और शादी पढ़ते पढ़ते ही जब ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद शादी हो गई और शादी करके फिर हम लोग आगरा में आए। मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन MD थी वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हुई और दोनों चीज़ें करने के बाद हम आगरा में तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे जो सास ससुर थे वो दोनों बहुत ही जाने माने ऑब्स्टेटिशियन गायनाकोलॉजिस्ट थे। हमारा जो हॉस्पिटल
मल्होत्रा नर्सिंग होम है, वो उत्तर प्रदेश का पहला मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल था। तो उससे पहले कोई भी खाली औरतों की केयर के लिए या डिलीवरी के लिए इस तरह से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। और आधे से ज़्यादा आगरा मुझे लगता है मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ने डिलीवर किया। जहाँ जाती हूँ वहाँ मिल जाते हैं बच्चे जो मल्होत्रा नर्सिंग होम में पैदा हुए। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था, मैंने गायनी करी ज़रूर, क्योंकि हम दोनों, मेरे हस्बैंड और हम क्लासमेट्स थे। तो हमें पता था कि हमें घर जाकर नर्सिंग होम में जाके डिलीवरी ही करनी है, जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। लेकिन आई थिंक वो बेस्ट डिसीजन हुआ, बिकॉज जब एक बार डिसाइड करा कि हाँ दोनों ही करेंगे, तो मुझे ये पता था कि मेरे को जो आगे करना है उस पर मैं फोकस कर पाऊंगी। और मैं हमेशा से ही आईवीएफ करना चाहती थी। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया हॉस्पिटल 1986 में, बहुत यंग थे हम लोग दोनों जने, और आईवीएफ भी बहुत यंग था। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला आकर कि मुझे तो ये डिलीवरी वगैरह नहीं करनी है, मैं तो आईवीएफ करूँगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो हम डिसाइड करते हैं कि कैसे हो पाएगा ये। बहुत मुश्किल था उस टाइम पर, बिकॉज कोई ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई लैब्स नहीं होते थे जैसे हम लोग अभी, हमें बना बनाया बहुत सारा सामान मिल जाता है, वो सब कुछ नहीं होता था। तो जब डिसाइड किया तो पता चला कि 27 या 28 लाख रुपए उस आईवीएफ लैब को लगाने की कीमत थी उस ज़माने में। वो पूरा हमारा हॉस्पिटल का साल भर का टर्नओवर था। तो पिताजी ने बोला बेटा आराम से काम करो, सर नीचे करो, काम करो, जब आगे होगा तो। लेकिन फोकस नहीं छोड़ा। 15 साल इतना काम किया, बहुत डिलीवरीज करी, सब करा, फिर 15 साल के बाद फिर उठ के खड़ी हो गई कि नहीं अच्छा अब मुझे ये नहीं करना। सो अल्टीमेटली हम लोग ने 1996 में फिर अपना आईवीएफ स्टार्ट किया। उससे पहले पहला अल्ट्रासाउंड, पहला लैप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी यूनिट, ये एक तरह से आपकी एक प्रिपरेशन होती है। आप कोई भी चीज़ इमीडिएटली उठ के आईवीएफ जैसा कुछ नहीं कर सकते अगर आपको वो सब चीज़ें नहीं आती। तो वो सब चलता रहा, हर पायदान पे पैर रख के, हाँ, एक एक पायदान क्रॉस करके फिर 1996 के अंदर आईवीएफ स्टार्ट किया। और फिर उत्तर प्रदेश को पहला आईवीएफ बच्चा, और बहुत सारे उसके बाद आईवीएफ बच्चे दिए। और साथ के साथ बहुत सारी और उपलब्धियां हुई जो कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। आप 6 बड़ी संस्थाओं में प्रेसिडेंट भी आप रही हैं, राइट मैम? उनके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या वो संस्थाएं काम करती हैं और आपका रोल क्या रहता है? मुझे मालूम नहीं है कि ये हम लोग दोनों के अंदर ये थॉट कहाँ से आया था। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हमारे कंट्री के पहले ऐसा कपल है जिसने बहुत सारी संस्थाओं को हेड किया है। मैं अकेली ही नहीं, मैंने 6 संस्था को हेड किया है, पर मेरे हस्बैंड ने भी 5 संस्था को हेड किया है, और एक छोटे से शहर के अंदर से निकल कर। एंड ये आई थिंक भगवान की दया रही है। बट जो मेन चीज़ है वो है थॉट प्रोसेस आपका। बिकॉज आप क्यों किसी संस्था को हेड करना चाहते हैं? बिकॉज आपको लगता है कि हाँ आपके जो प्रोफेशन है उसके अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए। आप जब हेड होते हैं तो आपको एक्सेस होता है पॉलिटिशियंस का, गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्रीज का, बहुत सारे इंटरैक्शंस होते हैं। कई सारे आप जो चेंजेस लाना चाहते हैं प्रैक्टिस में या गाइडलाइंस में, रिकमेंडेशंस में, उनके साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो वो हम लोग को शुरू से ही था, स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे इनफैक्ट हमारी फैमिली भी, जो मेरी सास ससुर हैं वो लोग भी करौली से आगरा शिफ्ट हुए थे। तो वो भी बहुत छोटा सा शहर था, गांव था। मेरी मदर इन लॉ बॉम्बे की थी, लेकिन वो बॉम्बे से करौली में शादी होकर आई, फिर करौली से आगरा आई। तो जो ग्राउंड लेवल पे औरतों को प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हम लोग सब बहुत वाकिफ थे। बिल्कुल। और हम, क्योंकि मैंने इतने सारे सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया था, तो पूरा हिंदुस्तान की लेंथ और ब्रेथ को अच्छे से छाना हुआ था। तो मुझे जो ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बहुत अच्छे से पता थी। और डॉक्टर्स को भी मुझे सीखने में बहुत परेशानी हुई। आज तक भी ट्रेनिंग के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है आईवीएफ की। तो हमने जाके 3 मेडिकल कॉलेज के अंदर आईवीएफ एस्टैब्लिश किया, क्योंकि
अगर मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ नहीं होगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे? राइट। तो वो पहले फॉर्मल ट्रेनिंग जो प्राइवेट में होती थी, जो बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना क्लिनिक और अपनी लैब खोल के नहीं दिखाते किसी को भी। तो हमने हमेशा खोल के दिखाई, हमने हमेशा ट्रेन किया, बिकॉज हमें ट्रेन करने में अपने आप को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। ओके। बहुत पैसा खर्च करना पड़ा था। तो वो आज जो आप हेड करते हो किसी संस्था को, तो वो वाली सारी जो आपकी रिकमेंडेशंस या गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मैं जब इस साल हमारी जो आईवीएफ की संस्था है, इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, तो उसकी प्रेसिडेंट थी, तो तब सरोगेसी और आईवीएफ का जो लॉ था वो बन रहा था। तो बहुत बार हमारा इंटरैक्शन हुआ मिनिस्ट्री से कि भाई बहुत सारी चेंजेस लाने थे उस एक्ट के अंदर, बहुत कोशिश करी गई। कुछ में हम कामयाब हुए, कुछ में नहीं हुए कामयाब, बट कोशिश बहुत करी गई। ऐसे ही हमारी एक संस्था है फॉक्सी, जो आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट की संस्था है। तो उसकी जब प्रेसिडेंट थी तो तब एमटीपी एक्ट था, सिजेरियन सेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा हो रहा था कि डॉक्टर बहुत सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ऐसी एक दवा थी ऑक्सीटोसिन करके, जो गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी, जो एक लाइफ सेविंग ड्रग थी। तो अगेन फिर मिनिस्ट्री से बहुत बार इंटरैक्शन होकर वो सब चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कराया गया। तो आई फील कि आपको ये जो पोस्ट होती है, ये खाली एक जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी, जो आपको चेंजेस लाते हो। स्पेशली जैसे अब हम बाहर, जैसे हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हूँ। जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्स एंड गायनी की एसोसिएशन है, उसमें भी जो इनफर्टिलिटी की कमेटी है उसको चेयर करके अभी फिनिश किया मैंने अपना टेन्योर। WHO में जो एनवायरमेंटल हेल्थ है, हमारा PMNCH करके एक बहुत बड़ा WHO का एक सेक्शन है जो पार्टनरशिप इन मैटरनल चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न हेल्थ पे काम करता है। तो उसका अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में की मेंबर हूँ मैं। मतलब हर ग्रुप में 3-4 ग्रुप्स हैं उसके, उसमें मुश्किल से 5-6 लोग हैं जो कंट्रीज को अकाउंटेबल करते हैं टुवर्ड्स मदर चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न हेल्थ के। तो ये जितना जो एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पे मिला उसकी वजह से हुआ। आप तभी किसी को कोई सजेशंस दे सकते हो जब आपको एक्चुअली वो जाना है, ज़मीनी हकीकत पता हो। करेक्ट। तो आई फील कि काफ़ी प्रिविलेज्ड रही हूँ मैं उस हिसाब से। मैम, जैसा आपने अभी इनफर्टिलिटी को लेकर के कहा, इनफर्टिलिटी आज जैसा हम भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले इजीली लोग 5 बच्चे 4 बच्चे कर लेते थे, लेकिन अब तो एक बच्चा हो जाए वो बहुत मुश्किल है। बहुत लोग एक बच्चा करके ही संतुष्ट है, दूसरा बच्चा प्लान करते हैं बहुत टाइम बाद, फिर वो होता नहीं। तो इनफर्टिलिटी क्या रोल निभाती है, अभी क्यों इतने केसेस बढ़ गए? तुमने जितने सारे एक सवाल में इतने सारे सवाल पूछे ना, उसके मैं हर सवाल के लिए एक पॉडकास्ट कर सकती हूँ, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारी थॉट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिकॉज इनफर्टिलिटी जो है, हम नॉर्मली कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होता था। ऐसे कई सारे कपल्स होते थे जिनके बच्चे नहीं होते थे। कम से कम अब इतना होने लग गया कि वो आने लग गए हैं, आप हेल्प सीख करने लग गए हैं। 100 में से समझिए 15% ऐसे कपल्स होंगे जिनको बांझपन से पीड़ित होंगे। अब वो जो कपल्स हैं, कुछ अपनी वजह से और कुछ बाकी और कारणों की वजह से माँ बाप बनने से वंचित रहते हैं। कारण बहुत सारे हैं। अबाउट लेट्स से कि 40% कारण ऐसे हैं जो औरतों में ही होंगे, 40% ऐसे कारण हैं जो पुरुषों में होते हैं, और 20% होते हैं जो उनके आपसी कंबाइंड कारण होते हैं। वो भी बहुत सारे हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कई सारे स्ट्रेस फैक्टर्स हो सकते हैं। मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, या मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, शादी हो गई है, या बाद में कुछ और चक्कर हो गया। हज़ारों कारण हो सकते हैं। बट मेन चीज़ जो हमको समझनी है कि वी नीड टू रियलाइज कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद हम कर रहे हैं। जैसे आज अभी आप बात ही कर रहे हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की। करियर ओरिएंटेड कपल्स हैं, आपस में ही इतना कंपटीशन है कपल्स के अंदर, जो दोनों जने काम कर रहे हैं। जो ज़्यादातर लोग सफाई देते हैं कि भाई एक तनख्वाह से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए दोनों को काम करना है। अब दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों में ही कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि दोनों ही हर एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं अपने अपने करियर में। तो अब वो जो सैक्रिफाइस है बच्चों के लिए, वो कौन करे?
और वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है दोनों में एंड से। जो वर्क फ्रॉम होम है, ये कोविड के टाइम पे हमने बहुत देखा, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। बिकॉज रात रात भर काम कर रहे हैं लोग, या घर पे बैठे हैं तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। बिकॉज कोई जो उनकी कंपनीज हैं उनको लगता है आप छुट्टी पे हैं, आप घर पे हैं, तो आप काम करिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। और सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारी हैबिट्स। स्मोकिंग है, तंबाकू है, अल्कोहलिज्म है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, वो वेपिंग कर रहे हैं। तो ये पीयर प्रेशर है या क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इनका बहुत बड़ा असर है जो आगे की फर्टिलिटी पे हमारे पड़ेगा और पड़ रहा है। फिर उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने सारे हम ज़्यादातर औरतों को ब्लेम करते हैं कि जी उनकी नली खराब है या उनके अच्छे अंडे नहीं बन रहे हैं। इतने सारे आदमी हैं जिनमें स्पर्म काउंट्स बहुत कम हैं, और ये दुनिया भर में हम लोग सब जानते हैं कि स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं। दूसरा जो चीज़ हम नहीं जानते या ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। कितना कॉमन है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन है, कोई हाइपरटेंशन की दवाई ले रहा है ब्लड प्रेशर की, वो दवाइयों की वजह से कई बारी बहुत सारे उनको जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। अभी तो लोग इसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन यूज करते हैं। एग्जैक्टली, टू स्टे लॉन्ग, उसके लिए भी लोग यूज करते हैं, जिसके आगे चल के बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो हमारे को समझना है। और अपनी लाइफ में लेट्स से बच्चों की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। बिकॉज करियर जो ओरिएंटेड कपल्स हैं उनको अभी सिर्फ अपना करियर दिखता है। मैं बहुत सारे अपनी फैमिली में, इर्द गिर्द फ्रेंड्स में, सब में बहुत कपल्स को जानती हूँ। अरे आंटी आप कुछ मत कहिए, अभी तो हम पहले ये वाली पोस्ट अचीव करनी है, ये अचीव करना है। और आप हस्बैंड एंड वाइफ में ही हो रहा है कंपटीशन कि भाई मैं क्यों खाली पीछे रहूं, मैं क्यों बच्चा पैदा करके घर पे रहूंगी, ही विल बिकम अ CEO और जनरल मैनेजर और मैं पीछे रह जाऊंगी। सो ये बहुत सारे इस तरह के जो मेंटल इश्यूज हैं ये आज के कपल्स में आ रहे हैं। और मैं फिर उसके बाद जब वो 40-45 साल के होते हैं उनको भी देखती हूँ, क्योंकि फिर वो सब आते हैं कि अब बच्चा चाहिए। जब एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसके बाद उनको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था जो मैंने करा नहीं है। एंड तब वो आएंगे। अब उस टाइम पर वो बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, या पॉसिबल होगा भी तो विद अ लॉट ऑफ आई वुड से एक्सपेंस एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो वो खामियाजा कौन भुगतेगा? और फिर हमने ये सोचा नहीं, हम फॉलो कर रहे हैं सेलिब्रिटीज को, जी फलाने आदमी ने 40 पे, 45 पे, 50 पे बच्चा किया, या अकेली औरत ने बच्चा किया, या अकेले आदमी ने बच्चा कर लिया। लेकिन कभी आपने सोचा कि जब बच्चा आप करते हैं तो उसकी तरफ जिम्मेदारी किसकी है कि उसको पाल पोस के बड़ा करा जाए? बिल्कुल। और हम ये नहीं सोचते कि हम जो हमारा लाइफ स्पैन है औरतों का अबाउट 70 ईयर्स है, मर्दों का उससे थोड़ा सा कम है, 69 के आसपास है। तो अगर आप 50 साल पे बच्चा करेंगे या उससे और लेट भी करेंगे, क्योंकि तब उस वक्त आप एक अपने करियर के पीक पे पहुंच गए हैं, अब आप फ्री हैं बच्चा करने के लिए, तो वो बच्चे को क्या आप संस्कार देंगे, क्या पालेंगे, कब बड़ा करेंगे, कब सेटल करेंगे? क्योंकि हमारी सोसाइटी बिल्कुल अलग है। हमारी सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी की तरह नहीं है कि सोशल इंश्योरेंस है बच्चों को, अगर सपोज करिए कुछ मिसहैप हो जाता तो उनकी फिर भी देख रेख होगी। हमारे बच्चों की देख रेख नहीं होगी। और जब हम एक एक बच्चा पैदा करेंगे तो फिर कौन से चाचा मामी चाचा मौसी आके हमारे बच्चों को पालेंगे? करेक्ट है। तो भूल ही जाएंगे रिश्ते सारे। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हमारी लाइफ स्पैन बढ़ रही है। आज से 40-50 साल पहले तक हम लोग 50 साल तक जीते थे, तो हमने ज़्यादातर बुढ़ापा उतना देखा नहीं था। बिल्कुल। आज 70 साल तक जीते हैं या उससे और भी ज़्यादा जीते हैं। तो जितना जितना आप बड़े होते जाते हो उतना आपको अपने आसपास लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब रिश्तेदार नहीं होंगे, दोस्त अपने अपनी जगह पे बिजी होंगे,
तो आपको जो आई वुड से मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और ज़्यादा होंगी। बिल्कुल। फिर कल सपोज करिए आप बीमार होते हैं, तो आपको कौन अस्पताल लेकर जाएगा, कौन सुबह देखने जाएगा या कौन शाम को देखने जाएगा? अगर आपने एक बच्चा किया है तो वो बच्चा अपना काम करेगा कि आपको देखेगा? करेक्ट है। सो वी आर नॉट पुटिंग आवर थॉट्स टुगेदर इन आवर फैमिली सिस्टम। वो फैमिली सिस्टम के अंदर रुक कर थोड़ा थॉट करके फिर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है टू द यंग कपल्स, क्योंकि आप ये सब गलतियां रियलाइज़ करेंगे जब आप 40, 45, 50 साल के हो जाएंगे। फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। राइट। और इसी में जैसा आप हमारा आज का टॉपिक भी है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, तो ये सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। और इसको मैम किस तरीके से, अगर मैं समझना चाहूँ तो आप आसान शब्दों में अगर समझाना चाहें, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन क्या है और कैसे अपना ये रोल निभाता है? देखिए, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक तरीका है कि कल सपोज करिए कि कोई इंसान अभी इस स्टेज पर, जब उसको एक्चुअल में अपनी फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए, उस टाइम पर वो फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाह रहा या कर नहीं पा रहा। कारण बहुत सारे हो सकते हैं उसके। जैसे एक एग्जांपल दूंगी, कुछ तो सिंपल एग्जांपल्स हैं कि हाँ जी, सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेस है, उसको अभी काम मिलेगा तभी तक, जब तक वो जवान दिखेंगी तो वो अपना काम कर रही हैं, अपने एग्स उन्होंने फ्रीज करके रख दिए हैं। या फिर कुछ ऐसे लड़कियां हैं जिनको जो करियर ओरिएंटेड हैं बहुत ज़्यादा। अब एप्पल ही है, एप्पल कंपनी ने बोला अपने एग फ्रीज करिए, हम आपको $10,000 देते हैं और आप काम करिए। बट वी आर नॉट रियलाइजिंग कि ठीक है, वो आपने अपने अंडे या अपना स्पर्म फ्रीज कर दिया, लेकिन जब आप 45 साल के हो जाएंगे तो आप 25-30 साल के तो नहीं होंगे ना। नहीं होंगे, राइट। तो उसके अपने अलग चीज़ प्रॉब्लम्स है। दूसरा एक और तबका है, जैसे किसी को सपोज करिए कि कैंसर ही हैं, अर्ली एज में कैंसर आ गया। अब पहले होता था कि जब कैंसर्स होते थे तो ज़्यादातर बहुत लोग सरवाइव नहीं करते थे, पर आज हमारी मेडिकल उसने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सर्वाइवल रेट अच्छा हो गया। तो उसमें हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई कि अब जब बचपन में कैंसर हुआ या थोड़ी यंग एज में कैंसर हुआ और उनको जब कीमोथेरेपी लगती है या रेडियोथेरेपी लगती है, तो सबसे पहले अगर औरतें हैं तो उनके अंडे और आदमी है तो उनके शुक्राणु शरीर में से गायब होते हैं और उनको नुकसान पहुंचता है। तो उनको अगर उस टाइम पर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में नहीं बताया गया, जिससे पहले कि कीमोथेरेपी या सर्जरी या रेडियोथेरेपी हो, तो वो बाद में अपना बच्चा नहीं कर सकते और वो जीते हैं अब उतना लंबा कि थोड़े सालों के बाद उनको लगता है अच्छा मेरे बच्चे होने चाहिए। तो वो सेकंड ग्रुप है जिनके लिए फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक बहुत अच्छा उपाय है। थर्ड ग्रुप है, जैसे औरतों के अंदर कई बारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरीज के अंदर खून की भरी हुई गांठें सी बन जाती हैं और जब वो यंग एज में होता है तो अब जैसे गांव है या बहुत ज़्यादा अवेयर डॉक्टर्स भी कई बार नहीं होते हैं या वो उतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी उनको लगता है ये पेशेंट जो है ये समझेगा नहीं या उतना स्पेंड नहीं कर सकता है, आपने ओवरी ही निकाल दी या सिस्ट निकाला तो उसके पीछे से जो ओवरी में बचे हैं अंडे वो बहुत कम रह गए और वो चीज़ बताई नहीं गई और फिर जब तक वो बड़ी हुई लड़की तब तक अंडे ख़त्म हो गए। बिकॉज औरतें जो हैं वो कुछ अंडे लेकर पैदा होती हैं, उनमें लगातार अंडे नहीं बनते। देयर आर लिमिटेड एग्स। सो अबाउट 100,000 एग्स के साथ पैदा होती हैं, बस उसमें से 400 अंडे हैं जो पूरी ज़िंदगी में मैच्योर होकर निकलेंगे। बाकी सब डिजेनरेट होते हैं या एट्रीजिया उनको हो जाता है। तो आदमियों में फ़र्क होता है, आदमियों में स्पर्म हमेशा बनते रहते हैं और काफ़ी बड़ी उम्र तक बनते रहते हैं। औरतों के अंदर अंडे जो हैं वो एक तो लिमिटेड है ही हैं, प्लस अबाउट लेट्स से जैसे हमारी कंट्री के अंदर एवरेज एज है मीनोपॉज की 46.5। उसका मतलब हुआ कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक वो अंडे ख़त्म हो गए हैं या बहुत मामूली से रह जाते हैं जो फंक्शनल नहीं होते हैं। तो उसके बाद उसके लिए कुछ भी नेचुरली कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये ऐसे कई सारी एरियाज हैं जिनमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से उभर कर आया है। बट उसका देखिए मिसयूज़ क्या हो रहा है कि अब एवरीवन थिंक्स कि अच्छा वो एक ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको उस तरह से यूटिलाइज करा जाए।
जिनको एक्चुअली चाहिए उनको मिल नहीं रहा, लाइक कैंसर पेशेंट्स हैं या एंडोमेट्रियोसिस, या जैसे मैंने आपको बताया सर्जरीज किसी की हो रही हैं या रेडियोथेरेपी किसी और वजह से हो रही है, उनको मिल नहीं रही है अवेयरनेस। लेकिन ये जो यंग कपल्स हैं स्पेशली, ये लोग जो हैं उसको एक अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। एंड आई फील कि उसमें कुछ गलती नहीं है, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है, और मैं बहुत लड़कियां आजकल देख रही हूँ, इनफैक्ट लड़के भी देखती हूँ, कि चॉइस का हस्बैंड मिलता ही नहीं है, क्योंकि आज लड़कियां बहुत पढ़ लिख गई हैं और अभी चॉइस करने का राइट आ गया एक्चुअली, पहले राइट नहीं हुआ उनके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं। तो अब वैसा नहीं है कि अच्छा जी वो बींदनी को खूंटे से बांध दिया कहीं पे भी, सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। एंड वो अपने आने मतलब होने वाले हस्बैंड में भी कई सारी चीज़ें ढूंढती हैं, और हर कोई भी परफेक्ट नहीं है, राइट। और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट व्हाट आई हैव सीन इज़ कि आज वो कॉम्प्रोमाइज़ लेवल बहुत कम है दोनों एंड पे, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। और इसी वजह से स्पेशली करियर ओरिएंटेड जो हैं कपल्स, ये लोग बहुत लेट शादियां कर रहे हैं, और उन्हीं के ये रेपरकशंस हैं। अब उन्हीं के ये समाधान भी हैं। रेपरकशंस हैं कि हाँ जी आपका इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, और समाधान है कि अच्छा चलो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। बट अगर राइट टाइम पे राइट चीज करी जाए तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनकी जरूरत कम पड़ेगी। करेक्ट। तो मैम जो लोग जैसे अब जॉब करते हैं, लाइफस्टाइल भी बदलता है उनका, सुबह टाइम से नहीं उठ पाते हैं, रात को लेट सो रहे होते हैं, पार्टीज कर रहे हैं, इन चीजों के इम्पैक्ट भी एग्स पर पड़ते हैं या स्पर्म्स पर? दोनों पे पड़ते हैं। दोनों पर पड़ते हैं। आपका जो लाइफस्टाइल है आपके औरतों के अंदर, स्पेशली जहाँ ऐसा हम देखते हैं कि जो नाइट शिफ्ट्स करती हैं, नर्सेज हैं या बहुत सारे लोग हैं जो रात को काम करते हैं, उनके कॉर्टिसोल लेवल्स टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम डे वर्कर्स। कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा सा आप इलैबोरेट कीजिए प्लीज। स्ट्रेस और से ओरिएंटेड है, और इसकी एक लाइफ साइकिल, एक तरह से एक साइकिल होती है डे के अंदर। तो हमारी बॉडी ट्यून्ड है टू दीज लेवल्स एट अ डिफरेंट टाइम। अब वही चीज़ अगर आप दिन में सो रहे हैं और रात को काम कर रहे हैं, तो वो जो हार्मोन्स हैं उनमें पूरा डिस्टर्बेंस होगा, और जहाँ वो डिस्टर्बेंस होगा वो हमारी पूरी शरीर को हिला देते हैं। एंड उसकी वजह से बहुत सारे जो आई वुड से कि बॉडीली तो जो चेंजेस आते हैं वो आते ही हैं, बट मेंटली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड आपकी एजिंग, आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके डिजीज़ पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज जिनके ये हेवायर कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं उनमें देखा गया हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें कंसिडर करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब नाइट ड्यूटी वाले जो हैं वो नाइट में कोई काम ही नहीं करेगा, बट जो ये काम कर रहे हैं हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम नर्सिस की भी ड्यूटी लगाते हैं तो हम ये बहुत ध्यान रखते हैं कि जैसे एक महीने में एक हफ्ता ही नाइट ड्यूटी लगे, बाकी 3 हफ्ते उनका वो ऐसे ही जैसे एयर होस्टेसेस हैं, तो इनके सबके जो पीरियड की साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द हार्मोन लेवल्स जो है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोफेशंस भी हैं जहाँ पे ये आपकी होती है। और लाइफ हम लोग अगर लेट सो के मैं बोलूँ कि रात भर आप ना सो, हाँ, अगले दिन खुद चिड़चिड़ाहट आती है। इवन कई बार अगर आप कंटिन्यूसली 1-2 दिन आपने ऐसा किया है तो कॉन्स्टिपेशंस और बहुत सारे इश्यूज हमारी बॉडी खुद आपको बता रही होती है कि मेरे को प्रॉब्लम है। टाइम को आप शेड्यूल कीजिए। एक तो देखो, एक प्रॉब्लम तो है कि हाँ जी आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है, और आपके मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जहाँ जो रात में ही काम करते हैं। बट दूसरा एक और तबका है जो काम करने के बाद अननेसेसरीली और अंडर पीयर प्रेशर वो नाइट में एंजॉयमेंट या पार्टीज कर रहे हैं, राइट। एंड वो एक लेवल एक ऐसा हो जाता है, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे जैसे ग्रुप से बन जाते हैं। अब आज यहाँ कल वहाँ एक चक्र सा चलता रहता है, और वो बिना सोचे समझे वो पार्टिंग करते हैं, बिकॉज उनको एक वो आदत सी पड़ जाती है उस ग्रुप की, और उसमें उसके साथ जो भी एक्टिविटीज उस ग्रुप में हो रही है, एंड दे फॉरगेट कि उनका लाइफस्टाइल पे कितना असर हो रहा है। और आप देखेंगे कि ऐसे कपल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, प्लस उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आपसी रिलेशनशिप
और प्लस अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप, प्लस अपने काम पे रिलेशनशिप्स, ये सब बिगड़ते हैं और ये सब उनको स्ट्रेस देते हैं प्लस बाकी लोगों को स्ट्रेस देते हैं। तो जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, हम लोग फॉलो करते हैं ना बहुत सारा ये, तो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कोई भी रोज पार्टी नहीं करता है। जो पार्टी होगी उनकी वो या तो थर्सडे या फ्राइडे नाइट को होगी। सैटरडे संडे सब लोग अपने घर के काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है फिर सोमवार से फिर आपको काम करना है। तो आई फील हमारी जो सोसाइटी है ये थोड़ा इरैशनली उस वेस्टर्न सोसाइटी को फॉलो कर रही है और थोड़ा कुछ ज़्यादा एग्जैजरेटेड वे में फॉलो कर रही है। एंड जब तक उनको ये रियलाइजेशन आता है कि हाँ इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, समटाइम्स वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। तो जैसा अभी आपने कहा इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी, कितना डिफरेंस है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को लेकर के इंडियन सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी की मानसिकता में, और यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है बेसिकली? एक्चुअली बहुत फ़र्क है। पहली बात तो हमारी कंट्री में उतना अवेयरनेस ही नहीं है। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, मेडिकल इंश्योरेंसेज हैं, तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हो रहा है वहाँ पे वो गवर्नमेंट सपोर्टेड होता है। ओके। तो वहाँ पे पेशेंट को खुद से अपने आप कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, तो इसलिए थोड़ा हमारे देश से हमारे देश से कहीं ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उतना फिर भी नहीं है जितना हम चाहेंगे कि होना चाहिए। और ये जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है ये खाली मैं एग फ्रीजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे एरियाज हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के, उन सब की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कैंसर पेशेंट्स एंड ऑल। हमारी कंट्री में जो प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट को खुद पे करना है। पहली बात तो अवेयरनेस कम है। दूसरी बात, जब अवेयरनेस होती है, अब कई बार होता है यंग लड़कियां अपनी मम्मी के साथ आएंगी और मैं कई बार देखती हूँ कि वो वहीं पे आपस में ही मम्मी लड़ने शुरू हो जाते हैं कि अरे मैं कह रही हूँ शादी कर लो और ये शादी करना नहीं चाह रही है, अभी इसमें पैसे खर्च करूंगी, फिर उसके बाद शादी में खर्च करूंगी, फिर उसके बाद आईवीएफ कराने में, क्योंकि ये जब आप प्रिजर्व करेंगे एग तो नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो फिर और पैसे खर्च होंगे। तो वो समझ नहीं आ रही है लोगों को कि हमें करना क्या है। और हमारी कंट्री में इस वजह से एक ये बहुत बड़ा एक कारण है जहाँ लड़कियां खुद कर पा रही हैं। अकेली लड़की आती है तो अकेले आके नहीं करवा सकती, बिकॉज हम जब अंडा बनाते हैं तो अंडा बना के बेहोश करके निकालते हैं, तो किसी को लेके आना पड़ेगा साथ में। तो किसी ना किसी के साथ आपको ये शेयर ही करना पड़ेगा कि आप एग प्रिजर्वेशन कर रहे हैं या फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते, अनलेस एंड अनटिल जहाँ सपोर्ट मैंने देखा है पेरेंट्स का कि वो जेन्युइनली ट्राई कर रहे हैं कि शादी हो जाए लड़की की, लेकिन हो नहीं पा रही है। सो वहाँ पे वो जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। बट अदरवाइज अगर देखेंगे तो करियर ओरिएंटेड है जी, अच्छा ये काम इसलिए कर रही है, पैसा कमाना है या वो करना है, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा नहीं सपोर्ट करते, वो कहते हैं शादी करो टाइम पर। बट आई थिंक अभी ये समझ आने में और थोड़ा समय लगेगा हमारे कपल्स को कि फैमिली एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इस लाइफ का। आपके हिसाब से किस एज पर हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए? देखिए, जो आइडियल एज है आई वुड से वो हम नॉर्मली कहते हैं बिटवीन 25 to 32 के आसपास के बीच का है, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। आप जब बहुत यंग होते हैं तो ऑब्वियसली आप सेटल्ड नहीं हैं एंड बहुत जल्दी बच्चे करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। जबकि हम पढ़ रहे थे, मेरा पहला बच्चा जब मैं 24 की थी हुआ है। ओके। तो उस वक्त हमारा एक लाइफ वो में थॉट रहा कि 30 से पहले अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ हमें काम करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं दे रही हूँ कि जब भी आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आपको सबसे पहले ये एक सोचना है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे जीना है। देखिए ठीक है, डेस्टिनी, लक, बहुत सारी चीज़ें जो प्ले करेंगी अपना रोल, बट आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं उसके कुछ एक पैरामीटर्स को बांध लीजिए और फिर उसकी तरफ वर्क करिए। अभी हम क्या करते हैं, हम करियर के लिए तो पूरा सोच लेते हैं कि हमने ये करना है, लेकिन ये फैमिली को भूल जाते हैं। अब लड़कियों की जो फर्टिलिटी है जो हम बात कर रहे थे, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हम कहते हैं 35 के बाद डिक्लाइन बहुत फास्ट आता है, वी कैन नॉट फॉलो दैट, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मीनोपॉज की एज है वो 51 से 55 है।
उनमें 35 कट ऑफ ठीक है, हमारे देश के अंदर 46.5 है। तो वो चीज़ हम, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो नहीं कर सकते। हमारा कट ऑफ वो 32, 33, मैक्सिमम 34 तक होगा। दूसरा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं यहाँ लाना चाहूँगी, एक एंटिटी है जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। माने कि टाइम से पहले औरतों के अंदर जो अंडे की कमी है वो होने लगती है, और वो पूरे दुनिया के अंदर ग्लोबली 100 में से 1 में होती है। हमारे देश के अंदर वो परसेंटेज 3.5 से 5% है, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। वो एक और बहुत बड़ा ग्रुप है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि लड़कियों को पता ही नहीं है। आज कितनी सारी लड़कियां हैं जो हमारे पास आती हैं 28, 29, 30 इयर्स, और जब हम उनका टेस्ट कराते हैं, ओवेरियन रिजर्व के टेस्ट होते हैं, AMH एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो बताता है कि कितने अंडे हैं किसी के अंदर। वो इतना लो आ रहा है बहुत सारे लोगों का, कारण नहीं मैं बता सकती, बट लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है, जेनेटिक एक कारण है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि आप ये सोचते हैं अभी तो मैं 28 की हूँ, अभी तो मैं 30 की ही हूँ, अभी तो मैं 32 की हूँ, अभी तो मैं 35 से बहुत दूर हूँ, तो मुझे तो ये हो ही नहीं सकता। और बहुत बड़ा शॉक लगता है लोगों को कि जब वो टेस्ट कराते हैं, और उसका एक आई वुड से एक सिम्टम है जिसका ध्यान रखें अगर वो तो, और थोड़े चौकन्ने रहें कि जब हमारे शरीर के अंदर जब अंडा कम होने लगता है तो जो पीरियड है, मासिक धर्म है, वो थोड़ा जल्दी जल्दी आने लगता है। जैसे हम कहते हैं कि 28 से 35 दिन एक नॉर्मल टाइम रहता है किसी को भी पीरियड आने का। सबको 28 दिन में नहीं आता, किसी सबको 35 में नहीं आता, बट जहां वो 28 से कम हुआ, 24-25 दिन का हुआ, तो इसका मतलब कि अंडे का रिजर्व कम हो रहा है। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली लड़कियां हैं जिनमें अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें जो साइकिल है लंबी, 35 के बाद 40, 45 दिन के बाद 50 दिन के बाद भी होती है, बट जिनको जल्दी जल्दी आ रहा है पीरियड, उनको एक बार 100% डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और उनको अपने रिजर्व के बारे में सोचना चाहिए। और अदरवाइज ऑल्सो मैं ये समझती हूँ कि जो लड़कियाँ स्पेशली करियर ओरिएंटेड हैं, वो 28 साल के आसपास अपना AMH टेस्ट करा लें ताकि उन्हें ये पता रहे कि रिजर्व कितना है। तो उसमें उनको थोड़ा सा एक फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ, उन्हें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन करने की ज़रूरत है या नहीं। उसके 2 कारण हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अंडे तो कम होते ही होते हैं, लेकिन अंडे की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। तो अगर आप सपोज करिए कि आप 30 से नीचे हैं तो हर 10 में से 4 एग्स एबनॉर्मल होंगे, ये कुदरत है, ठीक है। लेकिन जहाँ आप 30 से ऊपर जाते हैं वो 10 में से 5, और आप 35 से ऊपर जाते हैं तो वो 10 में से 6 भी एबनॉर्मल होंगे। तो वो एबनॉर्मल का क्या मतलब हुआ कि उनमें या तो एम्ब्रियो बनेगा नहीं, या बच्चा होगा नहीं, या होगा तो एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल होगा तो अबॉर्शन ज़्यादा होंगे, और या फिर एबनॉर्मल कुछ बनावटी खराबियां होंगी। तो एज के साथ वो भी एक प्रॉब्लम है जो आती है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में हमें डिस्कशन भी करना चाहिए और समझना बहुत ज़रूरी है। मैम, ये जो प्रिजर्वेशन है, इसका प्रोसेस बेसिकली क्या है? किस तरीके से आप प्रिजर्व करते हैं? फ्रीज किया जाता है एग को, किस तरीके से होता है? सो 2 तरीके हैं प्रिजर्वेशन के। देखिए, एक तो है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो सपोज करिए कि स्पर्म भी हम करते हैं, स्पर्म फ्रीज करना बहुत आसान है और बहुत टाइम टेस्टेड है और काफ़ी सालों से हो रहा है। सिंपल प्रोसीजर है, सीमेन सैंपल लिया, फ्रीज कर दिया। जब एग फ्रीज करना होता है तो एग बनाने के लिए नॉर्मली एक ही अंडा बनता है, तो आपको अंडा बनाने के लिए इंजेक्शंस देने पड़ते हैं कि एक से ज़्यादा बने। मैम, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को लेकर के अभी अवेयर नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है वो समझते हैं कि फीमेल्स के अंदर एक एग बनता है, मेल्स के अंदर मल्टीपल स्पर्म में एग्स आते हैं जो कि बाद में बच्चा बनाते हैं। वो एक प्रोसेस है। क्या तरीका है ये? एक बार थोड़ा सा आप डिटेल में इसको समझा पाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जिनको इस बारे में ही नहीं पता।
देखिए ऐसा होता है कि मेल की बात करते हैं, मेल की टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनाने के सेल्स होते हैं, सरल भाषा में कह रही हूँ, वो जिंदगी भर एक तरह से स्पर्म बनाते रहते हैं। वो डिफरेंट स्टेजेस में, वो पहले एक अंडा है, सेल है, नॉट अंडा, सेल है जो धीरे धीरे करके बढ़ेगा और फिर एक पूंछ वाला पूरा स्पर्म बन के रेडी होकर वो टेस्टिस के सेंटर में इकट्ठा होता है और फिर वो बाद में सीमेन के रूप में बाहर आता है। और ये प्रोसेस जिंदगी भर ऑलमोस्ट चलता रहता है और ये मिलियंस में होते हैं। आपको प्रेगनेंसी करने के लिए क्या चाहिए? एक स्पर्म, ठीक है। लेकिन उसमें जो कैच है, वो सारे स्पर्म भी नॉर्मल नहीं होते। आप अगर, हम कहते हैं कि अगर 100 में से 4 स्पर्म भी नॉर्मल हैं मॉर्फोलॉजिकली, तो वो मेल नॉर्मल है। ओके। अगर 15 मिलियन स्पर्म्स हैं किसी में, तो वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी के काबिल है, ठीक है। तो ये तो मेल का एक बहुत सरल सा अंडरस्टैंडिंग है। अब फीमेल्स में क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप तकरीबन 1 लाख अंडे लेके पैदा होते हैं हर महीने। वो एक अंडा, उनमें से जैसे 4-5 अंडे बनने शुरू हुए और फिर उसमें से एक होगा जो मैच्योर होकर रप्चर होगा। अब वो जो साइकिल है वो कितने दिन में तैयार होता है, उस पे डिपेंड करता है कि आपका मासिक धर्म कब आएगा। ये जो पीरियड्स होते हैं उसकी डेट से डिसाइड किया जाता है। हाँ, सो नॉर्मली हम कहते हैं अगर जैसे किसी का 28 दिन के अंदर मासिक धर्म आ रहा है, तो उसका जो अंडा है तैयार होकर रप्चर हो रहा है 14वें दिन। क्योंकि एक बार जब एग तैयार होकर रप्चर होता है, उसमें से अंडा खोल दिखता है हमें अल्ट्रासाउंड में जब हम देखते हैं, तो वो अंडा रप्चर होने के बाद उसको नली उठाती है और वो फिर नली में अंडे और शुक्राणु का मेल होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एग्जैक्टली रप्चर होने के या ओव्यूलेशन होने के 14वें दिन आपको पीरियड आ जाएगा। ओके। अब ये जो टाइम पीरियड है 14 डेज का, जो पहला वाला जिसमें अंडा तैयार हो रहा है, ये सबका सेम नहीं होता। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, राइट? ओके जी, जो हम फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड कहते हैं, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वो फर्स्ट डे है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, नॉट कि जिस दिन खत्म हुई। काउंट कीजिए पीछे। जी, ओके। जिसका 28 डे का साइकिल है। Okay. अगर किसी का 30 डे का साइकिल है तो उसका मतलब उसका 16वें दिन तैयार हो रहा है एग। किसी का 35 डे का साइकिल है तो 19वें दिन तैयार हो रहा है। तो इस तरह से करके हम लोग जो है उसको डिसाइड करते हैं। 19 ने 21वें दिन तैयार हो रहा है। तो वो और ये आपको हेल्प भी करता है टू अंडरस्टैंड कि प्लान अगर प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो कब प्लान करें, करना चाहिए। क्योंकि अंडा जो है वो सिर्फ एक ही दिन जिंदा रहता है, 24 घंटे। ओके। स्पर्म 3 दिन तक बॉडी में जिंदा रह सकता है। अब एक ही अंडा क्योंकि बन रहा है और हमें प्रिजर्व करने हैं, तो हमें ज्यादा बनाने हैं। ओके। तो हर महीने बॉडी अपने आप, जैसे मैंने बोला ना, 4-5 एग्स बनना शुरू होंगे, फिर उसमें से एक हार्मोन हमारे बॉडी के सपोर्ट करते हैं एक ही अंडे को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम उस स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, जैसे माहवारी के दूसरे दिन हम थोड़ा सा ज्यादा जो अंडा बनाने वाले हार्मोन्स हैं वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में दे देंगे, तो वो जितने अंडे रिक्रूट हुए हैं बॉडी में वो बनेंगे। ओके। तो फिर हम वो डोज देते हैं इंजेक्शंस के फॉर्म में, और 10-12 जितने भी मिलते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो उस साइकिल के अंदर कितने रिक्रूट हुए हैं। और वो रिक्रूटमेंट डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है, वो बॉडी खुद करती है। डॉक्टर के हाथ में होता है कि वो जो बने हुए रिक्रूटेड एग्स हैं उनको हम मेडिसिन देकर उनको आगे बढ़ा दें। ओके। तो ये चीज़ जो है ये हमें समझनी है। तो वो 10 से 12 दिन नॉर्मली लोगों को इंजेक्शन लगते हैं। फिर जब एग रेडी हो जाता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग। जैसे आज इंजेक्शन स्टार्ट करें, मैं 5 दिन के बाद दोबारा से एक अल्ट्रासाउंड करके देखूंगी 6ठे दिन कि कितने एग्स बन रहे हैं, साइज क्या है, वो टाइम के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है, डोज बढ़ानी है या कम करनी है या सेम रखनी है। फिर उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कब तक तैयार होगा। फिर 3-4 दिन और इंजेक्शन लगते हैं। फिर एक स्कैन होता है अल्ट्रासाउंड का, जब पता लगता है कि अच्छा भी, वो हम नॉर्मली कहते हैं कि 18 मिलीमीटर्स का जब वो फॉलिकल हो जाए तो वो रेडी है। फिर उस दिन, जिस दिन वो अंडा तैयार होते हैं, सब में से 4-5 अंडे जो 18 मिलीमीटर के आसपास हो गए, फिर एक रात को इंजेक्शन लगता है एग को मैच्योर करने के लिए। ओके। तो वो जैसे आज रात को लगा 12 बजे,
तो मुझे परसों सुबह 12 बजे से पहले अंडा निकाल लेना है। तो वो जो अंडा निकालने की क्रिया होती है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है। एक बहुत शॉर्ट सा एनेस्थीसिया दिया जाता है और एक नीडल लगती है अल्ट्रासाउंड प्रोब के साथ, और वो नीचे से ही वजाइना के थ्रू ओवरी में इंजेक्ट करके वो एग्स को हम लोग एस्पिरेट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। 5-7 नहीं, बेहोश करके होता है। बहुत शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है, 5-10 मिनट लगते हैं सब एग्स निकालने में, और उसके बाद आप 2 घंटे के बाद उठ के घर चले जाते हो। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। अब जिनको एग प्रिजर्वेशन की जरूरत है उनका ये होता है। ठीक है। अब कई कपल्स ही हैं जो शादी हो गई है लेकिन बच्चा नहीं अभी करना है, तो उनके लिए एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो बना देते हैं। अब वो अंडा जो निकाला उसमें हस्बैंड का स्पर्म इंजेक्ट करके भ्रूण बना लेते हैं, फिर भ्रूण फ्रीज करते हैं। तो वो फ्रीज करके रख देते हैं। अब कई बार हम ऐसा भी करते हैं, जैसे सपोज करिए किसी ने पहला बच्चा कर लिया, अब जैसे आपने कहा कि पहला लेट हुआ है, अब दूसरा वाले की तो नौबत ही नहीं आएगी, तो उस स्टेज पर ही वो भी हम बहुत करते हैं अपने क्लिनिक के अंदर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, उस तरह से कि अगर मुझे दिखा कि कोई कपल 35 पर आया है, अब मुझे जहाँ मुझे 10-12 अंडे चाहिए वहाँ पे 4-5 मिले हैं, तो हम 2-3 बार अंडे निकाल कर और एम्ब्रियोज बना के रख लेते हैं। फिर वो डालना शुरू करते हैं। तो अगर हमारे पास 8-10 एम्ब्रियोज हैं और आपने 2 डाले और प्रेगनेंसी हो गई, तो जो बाकी बचे हुए एम्ब्रियोज हैं वो अपने दूसरे या तीसरे बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो किस उम्र में भी करे। तो ये हम लोग 10-12 साल तक तो आराम से फ्रीज करके रख सकते हैं। बहुत कपल्स हैं जो आते हैं 6-6, 7-7 साल के बाद कि अच्छा अब चाहिए, तो एक वो अच्छा एक तरीका है, ऑप्शन है। प्रिजर्व किया जाता है, उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ बच्चा बनाया जाता है और प्रेगनेंसी होती है। ये जिनको प्रेगनेंसी चाहिए। ठीक है। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन और भी कई तरीके से होता है, इन द सेंस कि आपने अंडा फ्रीज किया, आपने एम्ब्रियो फ्रीज किया, आपने स्पर्म फ्रीज किया, बट उसके आगे भी ओवेरियन टिश्यू फ्रीजिंग भी होती है कि ओवरी के जो खोल होता है उसमें अंडे होते हैं। तो कई बार जैसे हम कोई कैंसर सर्जरी कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियोसिस का सिस्ट निकाल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर उसके अंदर होता है, तो ऊपर की जो लेयर होती है उसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट के फ्रीज करके रख देते हैं। ऐसे ही टेस्टिकुलर टिश्यू, जो टेस्टिस का जो टिश्यू है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, उनको फ्रीज करके रख सकते हैं हम लोग। तो स्पेशली औरतों के अंदर ओवरी के 2 काम हैं, खाली अंडा ही नहीं है, ओवेरियन हार्मोन्स जो हैं, ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है, वो औरतों के बहुत सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेनोपॉज जब होता है तो ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो औरतों का जो बोन लॉस है, हड्डियाँ खोखली होने लग जाती हैं, उनको हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है, उनको अल्जाइमर्स या मेंटल डिजीज़ ज़्यादा होता है, या वेजोमोटर फ्लैशेस वगैरह होने लगते हैं, तो वो उन हार्मोन्स की कमी की वजह से होते हैं जो ओवरी प्रोड्यूस करती है। तो आजकल हम लोग ये जो थोड़ी यंग एज में कॉर्टिकल टिश्यू निकाल के रख लेते हैं, और फिर बाद में जब वो मेनोपॉज आता है तो उसको एक नेचुरली वो हार्मोन मिलता रहे, वो एक स्ट्रिप फिर वापस इम्प्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे वो स्ट्रिप्स को कई बारी यहाँ हाथ के नीचे यहाँ पे कर देते हैं। अब आपने अंडा बनने का इंजेक्शन दिया, एग बन गया उसके अंदर, और यहीं से निकाल लिया। अगर नहीं तो यूट्रस के साथ ब्रॉड लिगामेंट होता है, उसके अंदर डाल दिया, तो नेचुरल प्रेगनेंसी भी कई बार हो सकती है। तो बहुत सारी आई वुड से कि बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, रियली बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। पता भी नहीं है कि ये सारी चीजें भी पॉसिबल हैं, इसीलिए भगवान कहा जाता है डॉक्टर को। ऐसे ही और रिजुविनेशन करते हैं ओवरीज का। जैसे जो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की लड़कियां आती हैं जिनमें अंडे कम हैं, तो उनकी ओवरीज के अंदर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, कई जैसे हम इंजेक्ट कर देते हैं, या स्टेम सेल्स हैं जो इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो ओवरीज जो है अंडा बनाना शुरू कर देती हैं, और वो फिर नेचुरली अपने अंडे के साथ लोग बच्चा कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी और इसमें साइंस में बहुत एडवांसमेंट हुआ है। मैम आपने जैसे बताया कि स्पर्म को भी फ्रीज किया जाता है। हाँ। एक मूवी आई थी विक्की डोनर, जिसमें वो स्पर्म डोनेट करता था। क्या ये रियल में होता है कि स्पर्म डोनेशन ये चलता है? स्पर्म डोनेशन एक बहुत ही एक्सेप्टेड फॉर्म है। इवन एग डोनेशन भी होता है फॉर दैट मैटर।
तो ऐसे जो ART बैंक्स हैं, जो हमारा अब लॉ है वो उसमें एक प्रोविजन दिया है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसके बैंक्स होंगे, और वो बैंक का काम है कि वो डोनर्स को सिलेक्ट करे, उनके सारे टेस्ट करे, फिर उनका जो स्पर्म है या जो भी एग वगैरह फ्रीज करना है वो फ्रीज करके रखें। तो जो सीमेन बैंक्स हैं वो तो बहुत कॉमन थे, बहुत पहले से चल रहे हैं। एंड इनमें जो मेन जो इशू आता है वो होता है कि कई बार जैसे जो डोनर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप कैसा है, वो पूरा कैटलॉग्ड होता है जो अच्छे ये आगे चल के जेनेटिक्स बनाएगा जी। और उनमें कई बार जैसे थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया का अगर कैरियर है कोई डोनर और किसी उस कर की वो स्पर्म एक कैरियर लेडी के साथ एग के साथ बनता है एम्ब्रियो, तो वो बच्चों में थैलेसीमिया बीमारी आने का डर होता है। तो ये बैंक का काम है कि वो सारी चीज़ें स्क्रीन करते हैं, फिर वो सीमेन सैंपल को फ्रीज करते हैं। 3 महीने के बाद वो फिर स्क्रीन करते हैं इन्फेक्शंस के लिए। जैसे आज HIV का टेस्ट किया, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है लेकिन विंडो पीरियड में अभी टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आया, तो वो 3 महीने के बाद दोबारा करेंगे। जब दोबारा वो नेगेटिव आएगा तब वो सैंपल रिलीज होता है यूज होने के लिए। और कानून बहुत सख्त है इसमें। पहले होता था कि एक डोनर जो है वो 25 बार तक सीमेन डोनेट कर सकता था, अब एक ही बार कर सकता है। तो ये पेड होता है, उनको पैसा मिलता है इसके लिए? डोनर को तो पैसा मिलता होगा, मुझे मालूम नहीं बैंक क्या देता है, बट बहुत ऐसा कोई खास ज्यादा रेन्यूमरेशन नहीं होता। एग डोनर्स के लिए भी जैसे अब लेडीज हैं वो भी डोनेट कर सकती हैं। पहले होता था कि आप उनको कॉम्पेंसेट कर सकते थे, अब जो लॉ आया है उसमें कॉम्पेंसेशन नहीं है। उसमें यह है कि अल्ट्रुइस्टिक आपके कोई रिश्तेदार, आपके तो कोई जान पहचान के आप वो डोनेट कर सकते हैं। मैम आपने थैलेसीमिया का नाम लिया, थैलेसीमिया को लेकर के अभी अवेयरनेस मुझे नहीं लगता इंडिया में उतनी ज़्यादा आज भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जो आने वाले टाइम में हम एक बच्चे को दुनिया में लेकर आ रहे हैं, और अगर हम उसको ये बीमारी देते हैं तो उसके इम्पैक्ट्स कहीं ना कहीं उसको लाइफ टाइम के लिए परेशान करते हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इन शॉर्ट थैलेसीमिया के बारे में बताइए। एक्चुअली थैलेसीमिया के ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसे हैं जेनेटिक डिजीजेस जो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी में आ सकते हैं। तो उनके लिए जो हम नॉर्मली कहते हैं स्क्रीनिंग, जैसे अब IVF में तो हम लोग नॉर्मली स्क्रीन करते हैं। थैलेसीमिया ट्रेट का एक अलग से ब्लड टेस्ट होता है, वो कराते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों का कराते हैं। डोनर है तो डोनर का कराया जाता है, फिर देखा जाता है कि भाई दोनों में वो ट्रेट पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। बट मैं उससे आगे आपको बोलना चाह रही हूँ कि अब ये जो जेनेटिक स्क्रीनिंग है, ऑलमोस्ट आई वुड से कि मोर देन 300 के आसपास के डिजीजेज हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेज भी हैं। आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट से अपना पूरा वो स्क्रीन करा सकते हैं प्रोफाइल, कि आपके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं जो आगे चल के आने वाली पीढ़ी में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों के लिए ये सिंपल से टेस्ट्स हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग के, जो किए जा सकते हैं, और इसको हम लोग अपना करियर स्क्रीनिंग ही बोलते हैं। बिकॉज नॉर्मली जब हम लोग प्रेसिडेंट थे तो हमने ये बहुत प्रचलित तब किया था कि जैसे मेडिकल कुंडली बनाइए, आप कुंडली मैच करते हैं ना, आप कुंडली क्यों मैच करते हैं, आप अपने डिजीज मैच करिए, करेक्ट, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो तंदुरुस्त हो। तो ये मेडिकल कुंडली, जैसे कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को कोई किडनी डिजीज है, किसी को कोई जेनेटिक डिजीज है, किसी को थैलेसीमिया ट्रेट है, कोई सिकल सेल एनीमिया है, तो आप अगर ये स्क्रीनिंग करा लेते हैं और फिर आप ऐसे इंसान के साथ शादी करिए जहाँ पे ये बच्चों में ये बीमारी आने की संभावना कम हो। तो ये हुआ असली गुण मिलाना जी, ये गुण मिलाना है। क्योंकि लोग ना अभी भी इन चीज़ों को लेकर के अवेयर नहीं होते, और आगे चल के कई फैमिलीज इसको लेकर के फिर परेशान होते हैं, कई बार बच्चों को छोड़ देते हैं। देखिए गलतियां हमारी भी है, और दोनों तरफ से ही एक डुअल एजेड स्वॉर्ड है कि आप टेस्ट करने बैठेंगे तो कितने टेस्ट करेंगे,
और दूसरा, जब कभी हम कहते हैं कि अच्छा आप ये टेस्ट करा लीजिए, तो लोग कराते भी नहीं है। लाइक बहुत बार अब हर चीज के लिए 2 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। एक डॉक्टर होगा तो कहेगा अच्छा जी आप करा लीजिए, अभी कैंसर्स ही हैं, कैंसर की टेस्ट अवेलेबल है कि आपको आपकी जांच ब्लड टेस्ट करने के बाद आपको बता देंगे कि आपको आगे चल के कौन से कैंसर होने का ज्यादा डर है या नहीं है। इज इट पॉसिबल? जी। सो ऑन्कोजीन्स बहुत सारी जो हैं ये टेस्ट अवेलेबल है। कितना एक्सपेंसिव होते हैं ये टेस्ट? अबाउट 30,000 के आसपास का वो टेस्ट है। अब बहुत 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 फायदेमंद है जिनके घरों में हिस्ट्री है कैंसर की। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पता है कि अगर माँ को हुआ है तो लड़की को होने का डर ज्यादा है। ऐसे कई सारे कैंसर्स हैं जिनमें जो फैमिली में चलते हैं, तो आप टेस्ट करा के पता कर सकते हो, आप चौकन्ने रह सकते हो, आप अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हो। बट जब दूसरा स्कूल है कि अच्छा भाई जो होना है वो तो होना ही है, जब होगा तब देखेंगे, तो अब उसमें आप सिर्फ अवेयरनेस कर सकते हो, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। बट आई वुड फील कि अच्छा अगर थोड़ा सा खर्चा करके आप किसी चीज को प्रिवेंट कर सकते हो तो प्लीज कर लो। जैसे अभी कैंसर सर्विक्स है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसके लिए अब इंजेक्शन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन अवेलेबल है। तो और क्या 400-500 रुपए का वो हेपेटाइटिस का इंजेक्शन है, कैंसर सर्विक्स वाला 2,500-3 हज़ार रुपए का इंजेक्शन है। अगर वो लगा के एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं तो वो बचना चाहिए। बट आई थिंक हमारे देश के अंदर लोगों के पास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बजट्स नहीं है। शादी के लिए है, बच्चे के लिए है, मकान के लिए है, पर अपनी हेल्थ के लिए नहीं है। कितने लोगों की मेडिकल इंश्योरेंस है? मैं खुद इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमेशा बात करता हूँ, तो मैं ये बात कहता हूँ कि आप ना भले लाइफ इंश्योरेंस मत लो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मरने के बाद आपको नहीं पता, लेकिन मरने तक आपको पता है कि आपने कितना कमाया तो कितना बर्बाद करके जा रहे हो उसमें से। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपने स्टाफ को 1 साल में हेल्थ इंश्योरेंस सबकी प्रोवाइड करी। और मैंने उनको बोला कि ये तुम अगले साल प्लीज रिन्यू करा लेना। कैन यू इमेजिन, नॉट इवन 5% लोगों ने उसको रिन्यू कराया। और उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप बीमार हुए, अब मैं डॉक्टर खराब है, डॉक्टर ने लूट लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोसाइटल आई वुड से मैसेज है जो जाना चाहिए, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के जिम्मेदार आप खुद हैं। तो नॉर्मली एक 10 लाख रुपए का कवर अगर किसी को लेना है तो 15 से 20 हज़ार रुपए का प्रीमियम पे करके आप ले सकते हो। हॉस्पिटलाइज होने के बाद के खर्चे कितने होते हैं? अगर मैं एक बड़ी बीमारी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिजर्वेशन और प्रेगनेंसीज और इन सब को लेके बात कर रहे हैं। एक प्रेगनेंसी में क्योंकि इसलिए मैं ये टॉपिक उठा रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, लोगों को समझ में आएगा। एक प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन, इन दोनों में कितना खर्चा तक आ जाता है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड? मतलब डिस्चार्ज होने के बाद भी जो खर्चे चलते हैं वो भी 60 डेज तक कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? तो मैं जानना चाहूँगा कि लगभग अप्रॉक्स कितना खर्चा होता है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर बेसिकली एक्चुअली ये सारे खर्चे डिपेंड करते हैं कि आप किस अस्पताल में करा रहे हैं। आपने कोई खर्चा नहीं करना है। आज हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी फ्री होती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो गया है। इनफैक्ट मैं इतना बोलूँगी कि जब मैं लेक्चर दिया करती थी तो हम कहते थे 70% डिलीवरीज प्राइवेट में होती है, 30% पब्लिक सेक्टर में होती है। आज उल्टा है। क्योंकि इतना गवर्नमेंट ने इतना अच्छा वो सिस्टम बना दिया है कि जो डिलीवरीज हैं वो सब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आराम से हो रही हैं। अगर कोई बहुत अच्छी केयर चाहता है, या अब आप एक नॉर्मल मीडियम रेंज के हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेरे को लगता है कि 15 से 25 हज़ार के अंदर एक नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा आ जाएगा। आप थोड़े बड़े अस्पताल में जाएंगे या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 2-3 लाख रुपए का भी आता है। ये नॉर्मल डिलीवरी का भी, बिकॉज अब आप बड़े किसी भी हाइजीन पे जा रहे हो, फैसिलिटीज पे जा रहे हो, वो फैसिलिटीज हैं आपको। आप एक 5 स्टार स्वीट चाहिए, आपके खर्चे उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स के अंदर, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं स्पेशली जो कॉर्पोरेट वाले, उनके खर्चे होते हैं कि आपने कमरा कौन सा लिया है,
उसके हिसाब से रूम होता है। रेंट पर डिपेंड, रूम पे आपने डीलक्स रूम लिया, सुपर डीलक्स रूम लिया, स्वीट लिया, वही डिलीवरी है लेकिन खर्चा उसका अलग होगा। और अगर आप एक नॉर्मल मीडियम रेंज के हॉस्पिटल में जाएंगे तो अबाउट 35-40,000, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने दिन हॉस्पिटल में रहे। सिजेरियन होगा तो 60-70,000 के अंदर हो जाएगा। बड़े हॉस्पिटल में जाओगे, बहुत सारी फैसिलिटीज देखना चाहोगे तो 2-3-4 लाख रुपए आराम से हो जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स, केयर उतना ही होती है, लेकिन अब आप जो डिफरेंसेस हैं इन हॉस्पिटल्स के, लाइक आई वुड से कि अब जब पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट अब पिछले 10 साल के अंदर आया। पहले नहीं था, उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। एनेस्थेटिस्ट्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, वो सब। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है कि जी एनेस्थेटिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन आपको देखेगा इमीडिएटली, एंड अगर कोई केयर की ज़रूरत है, NICU है, वो केयर मिल जाएगी। तो ये डिपेंड करता है। अब कई सारे हॉस्पिटल्स हैं वो पैकेज देते हैं जिस दिन से आप प्रेग्नेंट हुए डिलीवरी तक का। तो उसमें जो होलिस्टिक केयर है, जिसके मैं ऐप की आपको बात कर रही थी कि आपको खाली मेडिसिन नहीं खानी है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी इज अ जर्नी, और वो जर्नी आपकी कितनी अच्छी शुरुआत हुई, किस लेवल पे शुरुआत हुई, माने कि प्रेग्नेंट होने से पहले आपका हेल्थ स्टेटस क्या था, प्रेग्नेंट होने के बाद आपका हेल्थ स्टेटस, मेंटल स्टेटस क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, आप योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हैं। वो जो एक्सपीरियंस है दैट कैन कॉस्ट यू एनीथिंग। करेक्ट। आप प्रेगनेंसी कोच ले सकते हैं जो प्राइवेट आपके घर में, जैसे हम जिम जाते हैं। अब हम जिम जाते हैं तो हम एक अलग फीस देते हैं। अब जिम में अगर आप फिजिकल ट्रेनर अलग से रखते हैं तो उसकी अलग फीस रखते हैं, और वही ट्रेनर मेरे घर आके मुझे एक्सरसाइज कराता तो अलग फीस लेता है। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है। क्या तैयारी होनी चाहिए एक हेल्दी डिलीवरी के लिए, एक हेल्दी बेबी करने के लिए? आपको पहले ये सोचना है कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो है PCOD को लेकर के, PCOS, PCOD। जिन लोगों को मल्टीपल IVF ट्राई करने के बाद भी अगर कंसीव नहीं हुआ है, तब उनके पास में क्या कोई ऑप्शन बचता है? सपोज करिए कि IVF 2-3 दफ़ा कर लिया और फेलियर्स हो रहे हैं, और प्रेगनेंसी ही नहीं हुई। कितनी बार होता है कि हस्बैंड कैरियर है इन्फेक्शन के, और टाइम ऑफ इंटरकोर्स उन्होंने प्रॉपर्ली हाइजीन को मेंटेन नहीं किया है, कई बार सफर नहीं करते इतना जितना वाइफ्स करते हैं।